फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो हमारा पेपर एनालिसिस चल रहा था, इससे पहले हम जो है 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, वो 2 नंबर का था। इसमें क्या पूछा था कि कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण। सब जो परीक्षा बोर्ड में है तो आपको आसानी से मिल जाएगा और ये मैंने पढ़ाया हुआ अभी है। पिछले साल मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंस दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आया है, कवित्व छंद की परिभाषा और लक्षणा शब्द शक्ति। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो इम्पोर्टेंट दिए वही करना है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है उसको पहले करना और बाकी चीज़ें भी आपको करनी है। तो मैंने इम्पोर्टेंट भी कुछ दिए थे और पढ़ाया भी था। अगर आपको भी जो है अच्छे से स्कोर करना है तो आपको भी जो है सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब पढ़ोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अब इजी है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो, जैसे उदाहरण वगैरह की लिख के, तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका भी इजी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए। अब तकनीकी शब्द की आपको जो है अर्थ बताते हुए, यानी तकनीकी शब्द का क्या है उसके बारे में आपको बताना था और उसमें आपको उदाहरण देने थे 2 तकनीकी शब्द। कोई भी दे दो, आप नाभिक दे दो, परिवेक्षण दे दो, कुछ भी दे दो, जो 2 उदाहरण देने थे। तो वहाँ में क्या पूछा है, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रभाषा भी जो पिछले साल मैंने पढ़ाया था, इसकी जो है 2 विशेषताएं देनी थी। ये भी बहुत इजी था, ये 2 नंबर में आया था, ग्रामर का ही था। इस पर राइट टिक लगा है, वो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था इसलिए मैंने राइट कर दी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंट में से जो मैंने दिया था उसमें से आया है। करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 2 नंबर में हमेशा जो आता है वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आता ही आता है, या अथवा में हमेशा जो है वाक्य परिवर्तित करने को आता है। तो ये 2 नंबर में था, ये भी बहुत ईजी था। इसका क्या है कि मोहन पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है मोहन एक लड़का है, तो उसके लिए जो है रही यूज़ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, रहा है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सेकंड बोल रहा है जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा। अब आपको थोड़ा सोचोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि जंगल में शेर जो है चिंघाड़ता नहीं है, वो दहाड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि जंगल में शेर दहाड़ने लगा। अथवा में क्या बोल रहा है कि वाक्य परिवर्तित कीजिए, यानी जो वाक्य दिए उनको उनमें चेंजेस कीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है कि लता गा रही है। अब इसको आपको क्या बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक बहुत ही ईजी होता है कि कोई भी आपको दिया हो उसमें जो आपको क्वेश्चन आप किसी से करोगे तो कैसे करोगे। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या लता गा रही है, आप क्वेश्चन मार्क करके बोलोगे क्या लता गा रही है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क का साइन ज़रूर आता है। सेकंड में बोल रहा है कि आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक, यानी इसको आपको नकारात्मक बनाना है। नकारात्मक वो होता है जिसमें आपको नहीं लगाना होता है या ना शब्द का यूज़ करना होता है, यानी एक तरीके से मना कर रहे हो आप किसी चीज़ के लिए। आप कैसे बनाओगे कि आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। कैसा बनाया है कि आदमी का हवा में उड़ना कठिन है। तो इन्होंने बता दिया कि आदमी का जो है हवा में उड़ना कठिन है, क्योंकि आदमी जो है ऐसे हवा में नहीं उड़ सकता। तो हमने भी वही कर दिया कि आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, यानी कठिन को सरल कर दिया और उससे पहले नहीं लगा दिया। आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। सरल नहीं है मतलब कठिन ही तो है। तो इसको हमने क्या बिना अर्थ बदले जो है इसको हमने वाक्य को परिवर्तित कर दिया। करते क्वेश्चन नंबर 9 की। ये जो आपके चैप्टर से ही आया था कि कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। ये भी 2 नंबर में आया है और उसके अथवा में बोल रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। 10वां बोल रहा है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो ये सारे चैप्टर्स के मैंने चैप्टर्स पढ़ाए नहीं थे, मैंने ग्रामर ही कवर करवाई थी। उसके अथवा में क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। तो ये भी 2 नंबर में आया था। ऐसे 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। और अथवा में बोल रहा है कि राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। ये भी 2 नंबर में आया था, ये आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन है। उसके अथवा में 12वां क्वेश्चन है शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है। अथवा में बोला कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा। ये भी जो है 2 नंबर में आया था। अब 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक के पिता ने आनंद को शाला भेजते समय क्या शर्त रखी। तो ये जो है हमारे जूझ कहानी से लिया गया है। इसके अथवा में बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। तो इनके घरे में जो क्या विशेषताएं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है ये। 2 नंबर में चैप्टरों के क्वेश्चंस थे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से
करा है तो आप मन से लिख के इनको जो है कर सकते हो। तो इनको ऐसा नहीं एकदम रट्टू तोता की तरह करना है। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी तो आप इसके आंसर कर लोगे। अब बात करते 2 नंबर में आया हमारा ग्रामर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन से गुण विकसित होते हैं, और अथवा में करके आया है फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। तो ये जो हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम से आया था, ये अपने में ही एक अलग ही बुक है इसकी, और अलग ही बहुत सारा है। तो इसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि 2 नंबर में ये आया है। अगला बढ़ते 15वां क्वेश्चन। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। अथवा में आया कि संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट में मैंने दिया था, ये आया हुआ है। और ये जो वीर रस और संदेह अलंकार, ये अलंकार और रस तो आता ही है, एक क्वेश्चन आता ही इनसे। ग्रामर का क्वेश्चन अगर आपने अलंकार और रस पढ़े हैं तो आप अच्छे से इसका आंसर कर देंगे। 16वां क्वेश्चन क्या है, भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और अथवा में क्या है, क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो ये जो है 3 नंबर में आया था। भाव विस्तार भी मैं आपको संवाद दोनों ही पिछले साल जो है मैंने पढ़ाया है, तो इस साल भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये भी जो है 3 नंबर में आया था। ये भी काफ़ी ईजी है। इसमें जो एक लाइन दी है, इसके बारे में आपको लिखना है कि जिन जननी और जन्मभूमि वो है स्वर्ग से महान कैसे है। जन्मभूमि जहाँ हम पले बड़े, तो वो स्वर्ग से कैसे महान है, इसको आपको अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। उसके बाद क्रिकेट के खेल विषय पर, यानी 2 जो लोग हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो क्रिकेट के खेल पर क्या करें, बातचीत करें, तो उसको आपको लिखना है। नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पहला क्या है, घोर अंधकार हो, चल रही बहार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे ने। आपको ये देखते समझ में आ रहा होगा, ये अपठित है, मतलब आपने पढ़ा नहीं हो तभी आ रहा हो। ये जो है बहुत ही फेमस कविता है, आपने भी कभी ना कभी इसे सुना होगा। तो ये जो है 3 नंबर में आया था। और इसके अथवा में क्या आया था, एक गद्यांश आया था। यानी एक पद्यांश आता है और एक गद्यांश आता है, और दोनों ही कैसे रहते हैं, अपठित रहते हैं। तो दोनों में से कोई एक करना रहता है। देखेंगे इसमें जो है स्वदेश के बारे में किया, हमारे देश के बारे में जो है इसमें पद्यांश का सार लिखना था। और 3rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है। तो इसके बारे में जो है आपको लिखने थे। ये 3 क्वेश्चन है, इसलिए 1-1 नंबर मिलते तीनों में। उसके अथवा वाला भी जो है गद्यांश है हमारा। इसमें क्या करना है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। नीरज जीवन को कौन सुखद बना देता है, और गद्यांश का सार। ये काफ़ी ईजी रहते हैं, अगर आप इसे कर लो अच्छे से। मतलब गद्यांश ऐसे ही रहते हैं ना, आप पठित, बस आपको देख के उसमें से आंसर मिलाने हैं। अथवा वाला उसमें देखो आपको पैराग्राफ में सब मिल रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या। अगर आप नोटिस करा होगा आपने, तो आप गद्यांश में जिसमें मैंने लाइन लाइन करी है, तो उसमें क्या है, हंसना, हंसने, हंसी, ये बार बार आ रहा है। तो इसका उचित शीर्षक आप लिख सकते हो हास्यवंग। यानी जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं वही जो है गद्यांश का उचित शीर्षक होता है। नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, तो इसका सही आंसर क्या है, हास्य। आप ऊपर वाली लाइन में देखो कि फर्स्ट लाइन में लिखा जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है, यानी हास्य व्यंग जो है नीरस जीवन को भी क्या कर देता है, सुखद बना देता है। यानी जब आप उदास हो, लेकिन ऐसे जीवन को भी कौन सुख ही कर देता है हमारा, तो हास्य। अगर आप हंसोगे तो आप खुश रहोगे, तभी आप नीरस जीवन से भी आपको खुशी मिलेगी, यानी आप अच्छा महसूस करोगे। क्वेश्चन में क्या है, गद्यांश का सार। इसमें आपको जो गद्यांश है उसका सार लिखना पड़ता है अपने शब्दों में, कि आप उसमें लिखिए कि क्या है, आपको जो है अपने मेन बात लिखनी चाहिए कि आपको इस गद्यांश से क्या क्या समझ में आया है, तो वो आपको लिखना पड़ता है। तो ये 3 नंबर में ही रहता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है। करते क्वेश्चन नंबर 18वां की, ये जो है आपका व्याकरण का रहता है, यानी ग्रामर का रहता है। 3 नंबर में आता है, ये हर बार आता है कि कवि परिचय, लेखक परिचय, आपको पता ही 3-3 नंबर में आते हैं। तो पहला किसका पूछा, हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास, यानी इन दोनों में से किसी एक का लिखना था। ये मैंने इंपॉर्टेंट में दिया था, तो ये आया है। उसके बाद क्या है, फणीश्वर रात रेणु और धर्मवीर भारती, तो ये भी 3 नंबर में आया था। बात करते क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है 4 नंबर का आया था। इसमें क्या है, आपको एप्लीकेशन आती है, या तो आप पत्र लिखो या तो आप एप्लीकेशन लिखो। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना था। और अथवा में आपको लिखना था परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को जो है पत्र लिखना था। ये 4 नंबर में जो आता है, फिक्स ही आता है। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट में दिया था, और ये भी जो आया है। और ये आपको जो है एप्लीकेशन हमेशा ही आती है, इसलिए आपको करना ही पड़ता है। ईजी भी रहता है, चीज़ें हमेशा फिक्स रहती है, वो चीज़ें आपको करना है, जैसे निबंध करना है, एप्लीकेशन करना है, तो ये सब फिक्स रहते हैं, आपको करना ही करना है। तो बात 21 नंबर में जो है एक विषय पर निबंध लिखी आया था। इस
बार में सब ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि निबंध करे कि अनुच्छेद करे। आपको परेशान नहीं होता है, अगर निबंध आए तो निबंध के तरीके से लिख दीजिए, अगर अनुच्छेद आए तो अनुच्छेद के तरीके से लिख दीजिए। दोनों ही काफ़ी ईजी होते हैं और दोनों का बस यही रहता है, अनुच्छेद में पैराग्राफ में लिखना और निबंध में जो है रूपरेखा करके लिखना रहता है। मतलब होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा आ रहा है और आपको जो है इसको किस तरीके से लिखना पड़ता है। अगर निबंध में आए तो निबंध में लिखिए, अगर अनुच्छेद में आया है तो अनुच्छेद में लिखिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, 4 नंबर में आते हैं, इसे आप आराम से कर सकते हो। आपको जो कुछ टॉपिक्स को जो अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा और डिटेल में उनके बारे में सर्च कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए क्या होता है, ताकि आपको जो है आपके पास मन से आप बहुत सारा जो इसमें लिख सकें। इसलिए आपको एक बार जो है इन सबको पढ़ लेना चाहिए। कि जो निबंध और अनुच्छेद जो है दोनों एक ही होता है, बस उसमें पैराग्राफ में लिखते हैं, उसमें जो रूपरेखा करके लिखते हैं। बाकी ये सब जो है मन से ही लिखा जाता है अच्छे से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें क्या है, पद्यांश आया था जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। ये भी आपके चैप्टर का ही है, तो ये भी जो है फिक्स से आते ही आते हैं, गद्यांश अपठित पद्यांश, तो ये भी आता है, तो इसको जो है आपको करना था। इसके अथवा में भी एक और जो है यही दिया था, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को, तो ये आपके चैप्टर्स का ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। गद्यांश, अपठित गद्यांश, एप्लीकेशन, निबंध, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब फिक्स होते हैं, क्वेश्चन आना ही आना है और आते ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे आप, इसमें क्या गद्यांश का आया था। इसके पहले वाले में क्या है, पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी, और इसमें क्या है, गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। गद्यांश वो होता है जो एक पैराग्राफ में करके लिखा होता है, और पद्यांश वो होता है जो कविता रहती है, पोयम रहती है, वो उसको हम पद्यांश कहते हैं, जो हमारी लाइनों में रहता है, और पैराग्राफ में जो रहता है वो हमारा गद्यांश होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। तो ये आपको देखती समझ में आना चाहिए कि ये किसका, पहलवान की ढोलक का। गद्यांश और गद्यांश ऐसे होते हैं जिन्हें आपको जो पूरा पूरा आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या है। तो इसमें भी आप देखोगे बार बार पहलवान की ढोलक का जो चैप्टर में के बीच में से पैराग्राफ लिया गया है। कि अथवा में भी जो है आपको क्या दिया, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वे खाक पावर है। तो ये जो हमारे बाजार दर्शन से लिया गया है। तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। संदर्भ वो होता है जिसमें आपको लिखना है कि ये जो आपने पैराग्राफ लिया है कहाँ से लिया, चैप्टर से आपने लिया है। मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वितान या आरो से लिया गया है, आपकी जौन सी बुक से लिए गए उसका नाम, फिर उसमें आता है कि कौन से कवि हैं इस गद्यांश के, जैसे पहलवान की ढोलक के कौन से कवि, तो वो संदर्भ में आता है। प्रसंग में ही आता है कि ये जो पद्यांश इसमें कहना क्या चाह रहा है, या जो गद्यांश इसमें जो कहना क्या जा रहा है। और व्याख्या में जो है इसकी पूरी व्याख्या करनी पड़ती है कि इसका जो है आपका तात्पर्य क्या है, ये जो गद्यांश या पद्यांश उसमें जो है क्या कहना चाह रहा है, इसकी पूरी व्याख्या करनी है। इस तरीके से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न आता है। तो इस तरीके से जो आप देखोगे हिंदी का पेपर अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही ईजी टाइप में आपको पेपर लगेगा। आपको जो है सब पढ़ना है एकदम अच्छे से। अगर आप लाइन वाइज अच्छे से पढ़ते चले जाओगे, चैप्टर को जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, सबको जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से कवर करोगे तो अच्छे से आप जो है कवर कर लोगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में जो हमने हमारा कंप्लीट पेपर का समझ लिया, किस तरीके से क्या है, कितने ग्रामर के आए थे, कितने जो चैप्टर से आए थे। बस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है पेपर किस तरीके से आता है। अगर आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया तभी आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आपको जो ये सारा सिलेबस जो है मैं आपका ग्रामर का ये सारा पढ़ाऊँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।